पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन मालूम क्या होती है? पंक्चुअलिटी मतलब क्या होता है? पंक्चुअलिटी अगर समझाना हो, क्या पंक्चुअलिटी मतलब क्या होता है? Punctuality is art of waiting for the persons patiently who are not punctual. ना? तो बेसिकली हम लोग ने पंक्चुअलिटी दिखाई, आर्ट ऑफ वेटिंग फॉर दी पर्संस उनका पेशेंटली हु आर नॉट पंक्चुअल ना। अभी 4-5 बार समझाना है। तो बेसिकली हम लोग ने ये मैंने बताया तीन तैयारी के तीन कंपोनेंट्स हैं, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, सिलेबाई कंप्लीशन, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग। तो हमने ये कहा कि इन तीनों में आप अपने आप को 10 में से कितने मार्क्स देंगे। साथ ही साथ हमने उन लोगों को जो पहली क्लास में नहीं थे उनके लिए हमने बोला कि उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट ये बताना है। मुझे नॉर्मली कहाँ इस एरिया में रहता हाँ नहीं तो बेसिकली इन तीनों में आपको 10 में से मार्क्स देने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, सिलेबाई कंप्लीशन और लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग, तीनों ओवरलैपिंग डोमेन्स हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तो आपको तीनों में अपनी स्थिति क्या है, आप कहां पे खड़े हैं आज, वो बताना समझाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ लोग का मैं देख लिया, कुछ और लोगों ने अपना असेसमेंट किया हो तो बता सकते हैं। और इधर इसमें 8 नंबर, जबरदस्त। कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने दिया, समझ में आ गई बात? कुछ समझ में आ गया? ये कितना है? चलिए खैर, इन इस पे ऑब्वियसली ये तो मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मगर इन दोनों पे कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस में आने वाली कुछ क्लासेस में कराऊंगा। तो मैं अभी आपने अपने नंबर अपने आप को नंबर दिए हैं, फिर मैं उन एक्सरसाइजेस के बाद आपको नंबर दूंगा। ठीक है, मतलब आपका इवैल्यूएशन अपने बारे में कितना ऑब्जेक्टिवली किया गया है, इसको देखने समझने के लिए 2-3-4 एक्सरसाइजेस के बेसिस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज लिंग्विस्टिक स्किल्स वाली अभी करते हैं, बहुत छोटी सी। ठीक है, बेसिकली ये हिंदी वालों के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मगर इंग्लिश वाले भी सोच सकते हैं। इतने वर्ड्स हम जो लिख रहे हैं उसके आपको इंग्लिश, ये जो खराब वाले हैं इनको तो यार किनारे रखो। सिक्कर क्या यार? हाँ, ये हमारा वाला है, तो फिर ये ऊपर ऐसा ऐसा कैसे हो गया? ये हमारा वाला नहीं है। हाँ, नहीं हमारा वाला नहीं है शायद। और निकालो, एक और निकालो। ठीक है, ठीक है। इन सब का इंग्लिश वर्जन, इसके इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड्स या इसका मीनिंग, हिंदी वाले हिंदी में इसका मीनिंग, सब अलग अलग शब्दों का हिंदी में मीनिंग। अगर इंग्लिश वाले हैं तो इनको समझ करके उसका इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्जन लिखिए। क्या कह रहे हैं? मतलब हिंदी वाले हिंदी में इसका अभिप्राय लिख दें आसान हिंदी में, और इंग्लिश वाले अगर संभव हो सके, या हिंदी वाले भी, दोनों के पास दोनों चॉइसेस हैं। हमारा मतलब इससे केवल है इन सब शब्दों को आप डिफरेंशिएट करना जानते हैं नहीं जानते हैं।
आप इनका सबका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? वैसे भी चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, पीसीएस में तो हिंदी का पेपर देने ही देना है उनको, तो कम से कम इसी बहाने थोड़ा सा आपका टेस्ट हो जाएगा। नियत, नित, नयति, नियति, नियत, नीत, नीति, नेति, ये अलग अलग शब्द हैं। इनका आपको मीनिंग आसान आसान शब्दों में इसका मीनिंग लिखना है आपको। जो लिख लेगा हाथ खड़ा कर देगा। देख लिया? 4 ही आते हैं, मतलब वो पक्का है सही आते हैं। देखते हैं जरा। एक सही है। इसका इसका बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लिखा आपने। डेढ़ 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 सही है। डेढ़ सही है। तीन सही है। तीन। ढाई सही है। एक डेढ़ सही है। चलिए चलिए डिस्कस करते हैं। हो गया, समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कितना आपको समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया कि आपको कितना समझ में आ गया। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक। सब इसमें से कुछ सोचता ना सुने हो, मगर मैं एक बार समझाने की कोशिश करूं। नियत मतलब प्री फिक्स, प्री डिटरमिन्ड। फला ट्रेन अपने नियत समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है। अपने नियत मतलब पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित, प्री फिक्स, प्री डिटरमिन्ड। समझ में आ गया? नियत, नियमित इज कॉन्टिन्यूअस रेगुलर, नियत इज प्री फिक्स्ड, पूर्व निर्धारित। हिंदी लिख नहीं रहा हूं मैं, अगर बोल रहा हूं इसलिए मुझे ऊपर ये चार्ज ना लगाया जाए कि मैंने अंग्रेजी में लिख दिया बस मीनिंग। पूर्व निर्धारित। नित्य मतलब डेली, नित्य, नित्य का तद्भव है नित्य, नित्य। नयति, नयति मतलब ले जाने वाला। नयति इति नेता, जो ले जाता हो मतलब अंधकार की तरफ, उसको नेता बोलते हैं। ठीक है ना? मोटे तौर पर नाव को खेना उसको बोलते हैं नयति। तो मतलब आमतौर पे किसी तरफ ले जाना, उसके लिए होता है नयति। नियत इज इंटेंशन। नियत साफ नहीं है। नियत, नियत जो है उसको कई बार लोगों ने अलग अलग। अच्छा, नियति, नियत बता दिया ना। नयति, नियति मतलब, हाँ नियत छूट गया। नियत इज डेस्टिनी। नियति मतलब डेस्टिनी, जो आजीवक, आजीवक विचार है। आजीवक विचार में जो नियतिवाद, नियतिवाद बोलते हैं। नियतिवाद मतलब एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, प्री डिटरमिन्ड। तो जो आपके ललाट पे, अगर आपके ललाट पे लिखा होगा कि आईएएस बनना, तो आप बन जाएंगे, प्रयास व्यास करने से नहीं होगा कुछ। इस तरह वाला विचार जो है, नहीं नहीं मतलब ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये इस विचार को बोलते हैं नियतिवाद। ठीक है? डेस्टिनी, नियत इंटेंशन। नीत इज लेड, मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट। लेड मतलब लीड का सेकेंड फॉर्म। नीत मतलब नेतृत्व करता, नेतृत्व करने वाला। नीत मतलब जैसे नहीं मोदी लेड, तो लेड वाला जो होता है मोदी नीत एनडीए सरकार।
नीति सब जानते हैं, इसी को सबने सही किया है। इसको मगर स्ट्रेटजी लिखा है, स्ट्रेटजी रणनीति होती है, स्ट्रेटजी नहीं। नीति मतलब पॉलिसी। हाँ क्या? हाँ, स्कीम भी कह सकते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट पॉलिसी है, पॉलिसी ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है इसके लिए। नेति मतलब ना इति, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है, ना इति ऐसा नहीं है, नहीं मतलब ऐसा नहीं है, नेति नेति ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ना इति, ना इति मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो नेति नेति जो बोलते हैं उसका मतलब इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो। तो इट इज नॉट सो वाला मीनिंग अपना अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया सबने। नयति टू लीड, टू टू इनफैक्ट कई बार नाव चलाने में जो रास्ता बनाते हैं उसको भी नयति बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट था, उम्मीद है कि सब लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा स्व मूल्यांकन थोड़ा थोड़ा सा कर लिया होगा ना। अभी हम एक दिन अंग्रेजी वाला लेंगे इसी तरह का छोटा सा, आज जैसे हिंदी वाला लिया मैंने, एक दिन इंग्लिश वाला लेते हैं। बहरहाल ये वाला सवाल जो लोग उस दिन नहीं थे, इन तीनों में से ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 पे है, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली अधिकांश लोग अपने एफर्ट्स और एनर्जी का 80-90%, समटाइम्स 100% केवल इसको दे रहे होते हैं। जो लोग भी एग्जाम को लेकर के सिंसियर हैं, कमिटेड हैं, उनको लगता है कि हर हालत में हमको आगे सफल होना है, तो उनको सबको सलाह दी जाती है इससे ज्यादा एफर्ट्स इन दोनों को लगाइए, सबसे ज्यादा एफर्ट्स लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे लगाइए। लगभग 80-90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो प्री मेंस के विशियस साइकिल में ही अपने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? वो कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स लगा करके प्री तो निकाल लेते हैं क्योंकि वहां चीजों को पहचानना है, मगर उनकी राइटिंग स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स का लेवल अच्छा ना होने के कारण प्री मेंस चलता रहता है और फाइनली अपने बच्चों को बताने को हो जाता है कि मैंने 5 मेंस लिखे थे और उसे आगे 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 कुछ खास नहीं हासिल होता है। तो मोटे तौर पर अगर आप वाकई एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो ट्राई टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ओवर दिस पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग। हाउ इट हैज टू बी डन, ये इसकी बात करेंगे हम आने वाली किसी क्लास में और करेंगे डिटेल में, इसको कैसे किया जाए। हम लोग शुरू में 5-10 मिनट हमेशा इस तरह की बात करेंगे, फिर क्लास शुरू किया करेंगे। ठीक है, सब लोग सहमत इसके लिए? पक्का? चलिए ठीक है। तो हम लोग शुरू में हाँ ऑब्वियसली थोड़ा नहीं ज्यादा से बताएंगे हम इसमें इसको कैसे किया जाए, मगर मोटे तौर पर यह समझ लेना है कि पहली बात तो गंभीरता समझनी कि इतना ज्यादा गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए 6ठे 7वें 8वें के बाद कोई खास सीरियस एफर्ट्स ना हम डालते हैं, ना हमारा स्कूल डालता है, ना हमारे घर वाले डालते हैं। घर वाले आपको डांटते इसलिए हैं कि साइंस मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं आप। कभी कभी डांट इसलिए पड़ जाती है कि यार हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया करो, कभी कभी हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं इसके लिए खास तौर पे डांट वाट नहीं पड़ती घर वालों से। वो स्कूल वाले भी आमतौर पर उसी तरह से लेते हैं, घर वालों और स्कूल वालों का एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। वो दबाव बनाएंगे तो स्कूल वाले उस पर काम करेंगे, तो कारण प्रभाव संबंध में हिंदी इंग्लिश कहीं नहीं आती है। जब वो दोनों नहीं काम कर रहे होते तो हम तो थोड़ा बच्चे होते हैं, तो हम तो बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाते हैं उस पर, क्योंकि न स्कूल उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, न घर वाले उस पर दबाव बना रहे हैं। तो हमको लगता है यार हिंदी इंग्लिश तो केवल इम्तहान देने के लिए होती है। तो हम आमतौर पर बोर्ड इम्तहान या कोई भी क्लास सेमेस्टर इम्तहान या जो भी इम्तहान होते हैं टेस्ट छोटे मोटे, उसके 2 दिन पहले 1 दिन पहले उस तरह से पढ़ते हैं इसको। कई बार बोर्ड इम्तहान में अगर लंबा गैप मिल जाता है तब तो हम उस 7-8 दिन में से शुरू के 4 दिन अगले वाले सब्जेक्ट लिए तैयार करते हैं। अगले वाला सब्जेक्ट सोचते हैं हिंदी के बाद फिजिक्स है, ऐसा करो फिजिक्स पे पूरी दम लगा दो, हिंदी में तो होता रहेगा। तो आमतौर पर ज्यादातर लोगों की लिंग्विस्टिक स्किल्स मैंने 6ठे 7वें 8वें से ऊपर वाली नहीं देखी। मतलब तैयारी करते कराते तो ज्यादा टाइम हो गया, मगर कराते हुए 18 साल में लगभग 5-6 हजार स्टूडेंट्स के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि मुश्किल से 2-4% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स को मैं 10th स्टैंडर्ड से ऊपर आंक सकूं आमतौर पर। और वो एक्सरसाइज मैं आने वाले 2-4 दिन में और कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लिंग्विस्टिक स्किल्स पे इसलिए बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। लिंग्विस्टिक स्किल्स से मैं बोलता हूं 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश या हिंदी लिखने के लिए आपका जो टेंस है वो बहुत टेंस्ड नहीं होना चाहिए, वो ठीक हालत में होना चाहिए। टेंसेस ठीक हों और साथ ही साथ एग्जैक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन, सही शब्दों का चुनाव करना आप जाने।
क्या शब्द, क्या वाक्यांश कहां पे फिट बैठता है, जो मौजू, एग्जैक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन। ये मतलब कौन सा वाक्यांश, कौन सा शब्द कहां पे फिट बैठता है, इसको लेकर के आपको ज्यादा ही सावधान रहना चाहिए। तो चूंकि छठे, सातवें लेवल, आठवें लेवल वाली स्किल्स आपकी हैं, अभी ग्रेजुएशन लेवल का इम्तहान है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कितने साल का फासला है, डेफिसिट कितने साल का है, मतलब तब स्किल्स मतलब 10वें लेवल वाली है। बहरहाल जिसकी भी स्किल्स जहां पे भी हैं, ये 6, 7, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल का फासला है। अब उस फासले में ऑब्वियसली बात है ज्यादा एनर्जी और टाइम लगेगा। दूसरा एक चीज और है, इसको आप टाइम बाउंड मैनर में कर सकते हैं, इसको भी कुछ हद तक टाइम बाउंड मैनर में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विषय पे आपके विचार बहुत क्लियर नहीं है, मान लीजिए विमेन रिलेटेड इश्यूज पर, महिलाओं संबंधित मुद्दे पर आपके विचार बहुत बहुत स्पष्ट नहीं है, तो अगर बढ़िया से 2, 4, 5 लेक्चर्स हों, आप 2, 4 एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स पढ़ लें, एक आध ब्लॉग वगैरह पढ़ लें, कोई आर्टिकल पढ़ लें यहाँ वहां, तो पहला 8-10 घंटे में, 12 घंटे में आपका लेवल 0, 1 या 1, 2 वाले लेवल से बढ़ के 4, 5, 10 के स्केल पे 4, 5 या 5, 6 वाला हो जाएगा। मानते हैं? तो एक टाइम बाउंड मैनर में इसको किया जा सकता है, इसको भी किया जाता है। सबसे कम समय इसमें लगता है, उससे ज्यादा समय इसमें लगता है, सबसे ज्यादा समय इसमें लगता है, क्योंकि भाषा पे सुधार करना एक बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस है, अनवरत प्रक्रिया है। एक चीज और समझ लें, एक एग्जाम्पल और दे दें आपको तो कि समझ में आए कितनी गंभीर है बात ये। जैसे मान लीजिए हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एक बंदा है जिसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स का लेवल 0, 1 वाला है, उसका नॉलेज कंटेंट लेवल 0, 1 वाला है 10 के स्केल पे, या 1, 2 वाला है। धीरे धीरे करके काम कर रहा है अपने नॉलेज पर, और धीरे धीरे इसको लेवल उठा करते हुए 3, 4, 5, 6 करते हुए 7, 8 पहुंच जाता है, या 6, 7 पहुंच जाता है। 6, 7 उसका नॉलेज 6, 7 लेवल पहुंच गया, और लिंग्विस्टिक स्किल्स उसकी 0, 1 से सुधरी 3, 4 पहुंची। नॉलेज 6, 7, लिंग्विस्टिक स्किल्स 3, 4। दूसरा केस है, वहीं से शुरू किया उसने, नॉलेज लेवल को बढ़ाया, उसको पहुंचाया 5, 6 तक, और लिंग्विस्टिक स्किल्स भी धीरे धीरे सुधार के 5, 6 तक पहुंचाई। चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर मोर इन सेकंड सिचुएशन और फर्स्ट सिचुएशन। सब लोग सहमत हैं? तो मोटा तौर पे होता क्या है, जब हम 5, 6 या 6, 7 पे फेल होते हैं, तो 99% सोचते हैं कि यार 6, 7 शायद इनएडिक्वेट था, इनसफिशिएंट था, ऐसा करते हैं, इसको बढ़ा के 7, 8 करते हैं। 7, 8 फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि 3, 4 को सुधार नहीं रहे होते हैं, लिंग्विस्टिक स्किल पे काम कर नहीं रहे होते हैं। 7, 8 में भी फेल होंगे, वो कॉल नहीं आएगा, इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, फिर वो 8, 9 पहुंचेंगे, वहां से भी कॉल नहीं आएगा, फिर समझेंगे ऊपर वाला नहीं चाहता था आईएएस बनना, इस तरह से बात बोल लेंगे वो। मोटे तौर पर लिंग्विस्टिक स्किल्स पे आपको ज्यादा काम करना है। काम करने का तरीका एक ही है कि सेंटेंस फॉर्मेशन आपको ठीक करना है, वाक्य विन्यास, दोबारा वो प्रक्रिया जो 5वें, 6ठे, 7वें में की गई रही होगी, टेंसेज अपने ठीक करना, वो ठीक करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और दुर्भाग्य से मैंने देखा है, जब से सोशल मीडिया का प्रभाव आया है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन और पैथेटिक हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में गलत अंग्रेजी या गलत हिंदी लिखना चलन में है। वहां माना था बड़ा टेक सेवी है, बड़ा सोशल मीडिया सेवी है कैंडिडेट, बड़ा इसलिए शायद गलत सलत लिख रहा है। वहां सही लिखने वाला अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसको, यार कि हम टेक सेवी नहीं है शायद, मतलब बड़ा सही नहीं है शायद ये। तो मोटे तौर पर सोशल मीडिया ने हमारी ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश या हिंदी लिखने को और खराब कर दिया है। तो हमको समझना पड़ेगा कि उसको ठीक किया जाए। जहां तक वाक्य विन्यास के साथ साथ शब्दों के चयन वाली बात है, वोकैब बिल्ड करने वाली बात, तो उसके लिए जरूरी है कि आप 3, 4 शब्द, 5 शब्द डेली अपनी वोकैब में बढ़ाएं, प्रॉपर तरह से एक डायरी बनाएं। 3, 4 शब्द इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, या दोनों भाषा में। सब लोग दोनों भाषा में करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस हिंदी बेल्ट में आपको नौकरी करनी है तो हिंदी आपको ठीक ठाक आनी चाहिए। अंग्रेजी वालों को हिंदी आनी चाहिए, हिंदी वालों को अंग्रेजी आनी चाहिए। जैसे मैं देखता हूं अपनी वाइफ के बारे में, मेरी वाइफ पीसीएस ऑफिसर है, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में है वो। कई बार ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं, तो उसके पूरे डिपार्टमेंट में टिपिकल हिंदी वाले जो है हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया नहीं हो पाएगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं इसको। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका अपर एज रहता है, तो इंग्लिश वालों को हर हालत में हिंदी ठीक करनी चाहिए और हिंदी वालों को इंग्लिश ठीक करनी चाहिए, दोनों ही अच्छी आनी चाहिए। दोनों के लिए जरूरी है कि आपको वोकैब, अपना शब्द भंडार ठीक करना चाहिए। वोकैब ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप डेली 3, 4 शब्द लिखें, उनका बढ़िया तरह से किसी डिक्शनरी से, अच्छी डिक्शनरी से उसका मीनिंग लिखें। डिक्शनरी ऑनलाइन कतई ना फॉलो करें, वो मोटी सी हार्ड बाउंड टाइप जो डिक्शनरी आती है उसको फॉलो करेंगे, उसके पेज पलटने से आसपास कुछ और शब्द नजर आएंगे,
आपको उस शब्द के आगे पीछे वाले शब्द समझ में आएंगे, तो कई बार उस कारण से रिलेटिव जो मेमोरी के काम करने का तरीका है, कभी हम लोग आगे इस पे बात करेंगे मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, वो सब पे बात करेंगे हम लोग। उसको जब आप ठीक से करेंगे तो कहीं ना कहीं वो शब्द थोड़ा सा आपकी फेमिलियरिटी में, आपकी रिकॉग्निशन वोकैब में जाएगा। उस शब्द से आपकी 3-4-5 बार जब मुलाकात होगी, बार बार देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, उसको 3-4-5 बार जब आप कॉन्शियसली उसका प्रयोग करेंगे, सचेत तौर पर उसका अनुप्रयोग करेंगे, तब धीरे धीरे करके वो शब्द आपकी यूसेज वोकैब का पार्ट होगा। वो आपकी स्पॉन्टेनियस राइटिंग का, एफर्टलेस राइटिंग का हिस्सा बन पाएगा। स्पॉन्टेनियस राइटिंग का जब हिस्सा बन पाएगा तभी वो शब्द आपके काम का है, क्योंकि 20-22 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से अगर आपको लिखना है मेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शब्दहीनता आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको हर हालत में स्पॉन्टेनियस तरीके से, एफर्टलेस तरीके से, स्वतः स्फूर्त तरीके से शब्द आपको आना चाहिए, बिना कुछ प्रयास किए हुए। समझ में आ रहा है? तो पूरी तरह से आपको 3-4 शब्द सप्ताह में कम से कम 5-6 दिन, मे भी 4-5 दिन, बाकी 2-3 दिन आप उनको रिवाइज करें, और इस तरह से शब्दों के साथ आप अपना वास्ता बढ़ाएं। एक डायरी भी लिखने की बात करता हूं मैं, एक डायरी मेकिंग एक्सरसाइज बताऊंगा किस तरह से 3 डायरीज बनानी। एक न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह से ये रखिए, एक डायरी वोकैब वाली डायरी रखिए, एक रैंडम रिफ्लेक्शंस, जो भी विचार आपके आ रहे हैं यहाँ वहां, उनको लिखने वाले के लिए रखिए। राइटिंग स्किल्स के लिए, लिंग्विस्टिक स्किल्स के लिए खासतौर पे क्या क्या काम करना है, इसको आने वाली क्लास में और विधिवत बताएंगे। अभी मोटा मोटा समझ में आ गया क्या करना है, वोकैब की बात समझ में आ गई, सेंटेंस फॉर्मेशन वाली बात करनी समझ में आ गई। इसको अपने आप ही कोशिश करके किया जा सकता है, ऐसा नहीं कोई ऐसा कोचिंग सेंटर टाइप ज्वाइन कर लेना है। आप वोकैब, और वैसे भी इस पे आपको एफर्ट्स ज्यादातर अपने आप लगाने, कोचिंग का रोल इन दोनों पे ज्यादा है। इस पे कोचिंग से ज्यादा, कोचिंग का रोल 10-20-30% मुश्किल से 70-80% रोल आपका है। इन दोनों पे जरूर कोचिंग का रोल है, तो आपको काफी कुछ अपने आप एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसमें। पक्का समझ में आ गया? कुछ प्रश्न किसी तरह का, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो हमने आज बात की उसमें? कोई प्रश्न नहीं? पक्का? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पानी के लिए भी हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, मतलब ये होता है पानी की व्यवस्था, ये थोड़ी समस्या है। तो कल हम लोगों ने हड़प्पा पे डिस्कशन शुरू किया था। कुछ किसी तरह का एनसीईआरटी बुक्स कितने लोगों ने पढ़ना शुरू किया? थोड़ा थोड़ा मैं रिमाइंड करा दूं, कल मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूं। आने वाले 10-12 दिन में किसी भी दिन विदाउट एनी प्रायर नोटिस, एकदम सरप्राइज तरीके से एनसीईआरटी की क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, मेनली हिस्ट्री ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के थोड़े क्वेश्चंस होंगे, इतिहास, भूगोल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 50 क्वेश्चंस का 1 घंटे का हम लेंगे। ठीक है, सब लोग सहमत है इससे? ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। चले हम लोग आगे बढ़े। ये इसमें कोई प्रश्न, इसमें किसी जगह डाउट? ब्लैक वाला कल हम लोगों ने हड़प्पा पीरियड का टाइम, हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड डिस्कस किया था, कब से क्या, किसको हम अर्ली हड़प्पा या प्री हड़प्पा बोलते हैं, किसको मैच्योर बोलते हैं। हमने कल बात की थी कि आखिर प्री हड़प्पन या अर्ली हड़प्पन कल्चर्स क्या क्या थी, उनको हम कल लिखवा देंगे। तो आज हम लोग कल वाला पहले, उसमें से फिर आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिस्कस करने हैं। आमतौर पर हड़प्पा में जो खोया पाया वाला टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, आजकल वो नहीं पूछे जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो एक समझ बनाने वाली जो चीजें हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आगे भी हमारा जो अनुभव है कि शायद लिमिटेड टाइम में जो हमको मिलते हैं अलग अलग चैप्टर के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए, हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करें, समझ बनाने वाले पे ज्यादा काम करें। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखा देने वाला काम शायद उतना ज्यादा न्याय है उस पर न कर पाए। इससे सब लोग सहमत हैं?
मतलब समझ बनाने वाला काम ज्यादा हो, और जो फैक्ट्स लिखाने वाला काम है जितना संभव हो सकेगा वो करेंगे हम, मगर वो एक अपने आप में बड़ी एंडलेस प्रोसेस है, वो अंतहीन प्रक्रिया है। उस तरह का कुछ, हाँ कुछ इस तरह का कर लेंगे कुछ। हालांकि मेरा मानना है कि एनसीईआरटी बुक्स और जितना हम लोग बात कर लेंगे उसको ठीक से किया जाए तो काफी काम हो जाना चाहिए। एंशिएंट और मेडिवल में तो हो जाना चाहिए, मॉडर्न में आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग हमने कल बात की थी 7000 बीसी से, एक बार थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज कर दे रहे हैं। 7000 बीसी से भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलने लगते हैं। नियोलिथिक कल्चर के एविडेंसेस जो हैं, सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स दोनों के एविडेंसेस मिलते हैं। वहां से धीरे धीरे करके कुछ और खेती वाली बस्तियां बढ़ने लगती हैं। लगभग 5500 बीसी के आसपास आते आते पश्चिमोत्तर हिस्से में गांव या कृषक बस्तियां, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। 3500 बीसी तक आते आते कुछ रीजनल कल्चर्स, क्षेत्रीय संस्कृतियां, क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियां वो आने लगती हैं। वो क्षेत्रीय संस्कृतियां आपस में एक तरह की उनकी नेटवर्किंग होने लगती है। 2600 बीसी तक आते आते नगरीकरण के एविडेंसेस मिलने लगते हैं, और लगभग ये 1750, कुछ अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीजें हैं, उससे बहुत कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ डेट्स कहीं पे 1600, 1500 इस तरह करके लेटर हपन वाला, और फाइनली लगभग 1250 बीसी तक वो क्षेत्रीय सभ्यता अलग अलग क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियों में टूट जाती है। इसको हम बोलते हैं कई बार अर्ली हड़प्पन पीरियड, आरंभिक हड़प्पा काल। इसको बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा काल, मैच्योर हड़प्पन पीरियड, और ये है लेटर हड़प्पन पीरियड। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा काल। तो एक तरह से आरंभिक हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और परवर्ती लेटर हड़प्पन पीरियड। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां आखिर क्या क्या हैं, इन पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं आज। ठीक है, सबसे कॉमन टाइप जो संस्कृति की बात की जाती है वो नल कल्चर, नल संस्कृति। ये बलूचिस्तान के साउथ सेंट्रल, दक्षिणी मध्य बलूचिस्तान में है। ये साउथ सेंट्रल बलूचिस्तान, ठीक है, नल कल्चर दक्षिणी मध्य बलूचिस्तान में। इसी तरह से उसके साथ ही एक कुली कल्चर, ये भी साउथ सेंट्रल बलूचिस्तान में। नल कल्चर और कुली कल्चर दोनों दक्षिणी मध्य बलूचिस्तान में है। उसके अलावा एक बलूचिस्तान में एक कल्चर हो जिसको बोलते हैं क्वेटा कल्चर, क्वेटा झोब कल्चर। दोनों टर्म इस्तेमाल होते हैं, क्वेटा झोब। एक आध इम्तिहान में पूछने लग गए हैं ये अर्ली हड़प्पन कल्चर्स, तो आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां हैं। क्वेटा झोब कल्चर ये नॉर्दर्न बलूचिस्तान में, जैसे ये साउथ बलूचिस्तान में है, क्वेटा झोब उत्तरी बलूचिस्तान में, नॉर्दर्न बलूचिस्तान। वैसे भी आज की तारीख में बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा है। ठीक है, इसी तरह से बलूचिस्तान में नल, कुली और क्वेटा झोब कुछ संस्कृतियां हैं जो सिंध प्रांत में हैं। ये सब आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां हैं, अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। उसमें एक संस्कृति है जिसको बोलते हैं आमरी कल्चर। आमरी में काफी कुछ हड़प्पन एविडेंसेस दिखने लग गए थे, जैसे ग्रेनरी वेनरी, अर्ली हड़प्पन पीरियड में ग्रेनरीज वगैरह के दिखने लग गए थे वहां पे। इसका मतलब अर्बनिज्म के, शहरीकरण के कुछ तत्व जो है इन संस्कृतियों में कहीं कहीं पे दिखने लग गए हैं। आमरी जैसे वो जगह है जहां पर ग्रेनरी वगैरह के एविडेंसेस इसी पीरियड में लगते हैं। यहां तो प्रॉपर ग्रेनरीज है ही हैं और यहां मिलने लगते हैं। आमरी जैसा ही एक और कल्चर है, आमरी सिंध में है, सिंध प्रांत में। इसी तरह से कोटदीजी संस्कृति है, यह भी सिंध प्रांत में है। एक राजस्थान में, इंडिया वाली तरफ एक संस्कृति है, इसको बोलते हैं सोठी।
घग्गर नदी घाटी में, घग्गर। ऐसा माना जाता है सरस्वती की एक ब्रांच जो है चली गई इधर इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ, वहां पे निकली, ऐसा माना जाता है। दूसरी एक ब्रांच पाकिस्तान की तरफ चली गई, वो घग्गर नदी है इंडिया में। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद हकरा बन जाती है, हकरा। घग्गर हकरा में ही बहुत ज्यादा मात्रा में हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं। अगर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन घग्गर हकरा नदी के इर्द गिर्द है। ठीक है, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट अर्ली हड़प्पन कल्चर्स हैं, आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां। ये संस्कृतियां आपस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ने के कारण, कुछ ट्रेड होने के कारण, कल्चरल इंटरेक्शन होने के कारण आपस में इनका जुड़ाव हुआ। ये सभी रीजनल रूरल कल्चर्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियां। आपस में सब में नेटवर्क बना और उन्होंने एक मैच्योर हड़प्पन पीरियड में, इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, या कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा अप्रोप्रिएट नाम क्या है? क्या है सबसे अप्रोप्रिएट नाम क्या है? हाउस डिवाइडेड है। हड़प्पा सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता उसका अप्रोप्रिएट नाम है, हाथ खड़ा करें। थोड़ी बाकी लोग, मतलब इसमें वो निर्दलीय, मतलब वो वोट न करने वाले, अब्सटेन करने वाले तो नहीं है, दोनों में से हमारा कोई मत नहीं है। आमतौर पर जब तक अधिकांश स्थल हड़प्पा या उसकी सहायक नदियों पे पाए गए थे, उसके ट्रिब्यूटरीज से पाए गए थे, तब तक सिंधु या उसकी सहायक नदियों में पाए गए थे, तब तक इसका नाम काफी कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन चलता था। मगर अब जो एक्सकेवेशन हो चुकी हैं पिछले 25, 30, 40 साल में, तो बहुत से ऐसी साइट्स हैं जो उन एरियाज में एक्सकेवेट की गई हैं जिसका लेना देना इंडस रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज से नहीं है। ऐसी स्थिति में जो ग्लोबल प्रैक्टिस है कि किसी भी सभ्यता का नाम उस स्थल के नाम पर रखा जाता है जो सबसे पहली बार बहुत प्रॉपर तरह से एक्सकेवेट किया गया हो, जिसका उत्खनन बहुत विस्तृत तौर पे सबसे पहली बार किया गया हो, उसी के नाम पर उस स्थल का नाम रखा जाता है। तो इन दैट सेंस हड़प्पा सिविलाइजेशन इज मोर अप्रोप्रिएट देन इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ आ रहा है? हड़प्पा सभ्यता ज्यादा अप्रोप्रिएट बोला जाएगा उस दृष्टिकोण से। खैर, ये अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां, क्षेत्रीय संस्कृतियां थी। लगभग 700-800 साल का अर्बन फेज रहा। अर्बन पीरियड के लिए हमने कल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, याद है सब? एक जैसे कहा था हमने कि नगरीकरण का मतलब है कि वहां पर नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, गैर कृषि कार्य वाली जनसंख्या, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा था अगर नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, इसका मतलब एडजॉइनिंग एरियाज में, आसपास के क्षेत्रों में सरप्लस प्रोडक्शन होना चाहिए, अधिशेष उत्पादन। तो वो अधिशेष उत्पादन आसपास के क्षेत्रों में हो रहा था। उसके अलावा हमने बात की थी कि काफी कुछ आसपास के एरिया से वहां तक लाने के लिए फूड ग्रेन्स और बाकी चीजें, ट्रेड, तो ट्रेड एंड इफेक्टिव ट्रेड एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन और व्यापार प्रॉपर तरह से होना चाहिए। नगरीकरण का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है। टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन या प्लान लेआउट, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी होनी चाहिए, उसके साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा हमने कहा था कि एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, हेट्रोजेनाइटी, थोड़ा विषम समाज होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं एक जैसा लेवल, तो काफी कुछ हेट्रोजीनियस, बहुरूपी समाज होना चाहिए। अगर देखा जाए तो हड़प्पा में बहुत से स्थल, उनकी जो खुदाई हुई है और स्केलेटल रिमेन्स का जब एनालिसिस किया गया है, तो उसमें कुछ मोंगोलॉइड्स हैं, कुछ प्रोटोस्टोलाइट्स हैं, कुछ निग्रेटो एलिमेंट्स नहीं है, बाकी मेटरनॉइड्स हैं, कॉकेसॉइड्स हैं, बहुत तरह के अलग अलग तरह के कह सकते हैं कि रेशियल टाइप्स या बहुत तरह के अलग अलग इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब हैं वहां पर। तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी वाली बात। उसके अलावा ने कहा था रिटन, शहर में एक रिटन ट्रेडिशन फॉलो होता है, लिखित परंपरा का निर्वहन होता है। गांव में ओरल ट्रेडिशन होता है, मौखिक परंपरा। जैसे हमारा कई बार इंडिजिनस नॉलेज है, जो जड़ी बूटी वाला ज्ञान है,
या किसी और इस तरह के इंडिजिनस नॉलेज में हम लोग पेटेंट हासिल करने में अमेरिका या दूसरे देशों के समक्ष कई बार हार जाते हैं, उसका बड़ा कारण यह है कि हमारा ज्यादातर ये इंडिजिनस नॉलेज वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया है काफी कुछ, मगर काफी लंबे समय तक उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहा है, वो एक ओरल नॉलेज रहा है। लोगों को वो अलग अलग जो पुराने वैद्य वगैरह हैं उनको पता था, वो अपने किसी गुरु को, अपने शिष्य को दे जाते थे, पर कई बार उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है। तो ये जो इंडिजिनस नॉलेज है, ये एक तरह से पूरा ज्ञान इस तरह वाला वो ओरली ट्रांसमिट हुआ है। अब तो खैर उसमें एक टीकेडीएल है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अब टीकेडीएल में काफी कुछ उस नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, तो शायद अब उतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल रिटन ट्रेडिशन शहरों में फॉलो होता है, गांव में ओरल ट्रेडिशन फॉलो होता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब शहरी प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज्यादा जटिल होती है। गांव की तुलना में शहर का प्रशासन थोड़ा ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो वो भी यहाँ दिखता है काफी कुछ। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिख रहे थे, उसके साक्ष्य अलग अलग स्थलों से मिले हैं, उसमें कुछ कुछ की बात करेंगे हम। 700-800 साल के अर्बन पीरियड के बाद ये एक तरह से अलग अलग रीजनल रूरल कल्चर्स में ये डिसइंटीग्रेट कर गई सभ्यता। उसमें एक सिमेट्री एज कल्चर है, कब्रिस्तान एज संस्कृति, हड़प्पा में पाई गई सिमेट्री एज कल्चर। एक बानस, राजस्थान में बानस या आहार कल्चर। उदयपुर के पास एक बानस नदी बहती है, माना जाता है कि ये बानस के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, गिलुन, गणेश्वर, आहार, ये सब कॉपर सप्लाई किया करते थे हड़प्पा को। तो कॉपर सप्लाई के मामले में जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं उस समय, वो आज भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। ये खेतड़ी माइंस, जो राजस्थान की खेतड़ी माइंस हैं, उनका एक्सप्लोरेशन आज भी हो रहा है, उनको आज भी कॉपर एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आहार बनास एक तरह से उसी एरिया में है जहां खेतड़ी माइंस हैं, समझ रहे हैं? ये भी अपने आप में लेटर हड़प्पन कल्चर है। एक पश्चिमी मध्य प्रदेश में कायथा कल्चर है। कायथा, इनाम गांव का नाम सुना होगा आपने, इनाम गांव साइट कई बार इसके साथ एसोसिएट। उसके अलावा एक जोरवे, उत्तरी महाराष्ट्र में एक दैमाबाद साइट है, दैमाबाद काफी इंपॉर्टेंट लेटर हड़प्पन साइट है। वहां पे तांबे की 4 अलग अलग वस्तुएं मिली हैं, सॉलिड कास्ट। तो जोरवे अपने आप एक इंपॉर्टेंट साइट है, जोरवे। उसके अलावा ये पंजाब हरियाणा वाले इलाके में, राखी गढ़ी वाले इलाके में, बनावली वाले इलाके में बाड़ा सीसवाल कल्चर, बाड़ा सीसवाल, ये हरियाणा वाले इलाके में बाड़ा सीसवाल संस्कृति है। ये चनूदड़ो के पास, मोहनजोदड़ो के पास चनूदड़ो साइट है, वहां पर दो स्थल है, झूकर झांगड़। ये एक आध बार कहीं पूछे जा चुके हैं, झूकर झांगड़। झूकर झांगड़ ये भी लेटर हड़प्पन कल्चर की साइट्स हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर परवर्ती हड़प्पाई ग्रामीण संस्कृतियां हैं, रीजनल रूरल कल्चर्स ऑफ लेटर हड़प्पन पीरियड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहां जो बहुत तरह के फीचर्स थे वो यहां पे गायब हो गए। जैसे स्क्रिप्ट गायब हो गई, यहां की किसी कल्चर में कहीं भी। ज्यादातर ये चैल्कोलिथिक कल्चर्स, ये पश्चिमी भारत की, उत्तरी और पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। चैल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, पश्चिमी भारत की, उत्तरी पश्चिमी भारत की कुछ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों का नाम लीजिए, तो ज्यादातर ये वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। स्क्रिप्ट नहीं मिली है इनमें, सभी की प्रकृति ग्रामीण है। और जो यहाँ फीचर्स थे, जैसे एक विशेष तरह के चित्रांकन पाए जाते थे अलग अलग सील्स पर, कुछ पॉटरी पे, वो सब चित्रांकन यहाँ पे अलग अलग हो गए। तो जो यूनिफॉर्मिटी थी, हड़प्पा की एक रूपता थी यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की वो एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी अपने आप में समाप्त हो गई। रीजनल फीचर्स, अलग अलग रीजनल फीचर्स इमर्ज करने लग गए। ठीक है, क्षेत्रीय चित्रांकन, क्षेत्रीय तत्व वो आने लग गए इसमें। तो हम लोगों ने कल मोटे तौर पे इतनी बात कर ली थी। ठीक है, इसको आज हम लोगों ने मतलब डिस्कस करने के बाद लिख लिया। आगे बढ़े हम लोग।
यहां तक कोई प्रश्न? हम्म, हम्म, हम्म। ये बड़ा कहना मुश्किल है। जैसे कई बार ये कहा जाता है ना कि क्या आखिर, हम लोग कल बात कर रहे थे कि आखिर ये ओरिजिन ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, और ये है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का ह्रास, डिक्लाइन करना ठीक रहेगा, ह्रास करना ठीक रहेगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये नगरीकरण है, यहां रीजनल रूरल कल्चर्स है, यहां भी रीजनल रूरल कल्चर्स हैं, क्षेत्रीय। आखिर इस डिक्लाइन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे? हाँ जी। हम्म, हम्म। क्या, मैं समझा नहीं। कायथा, कायथा कल्चर, कायस्था नहीं, कायथा। कायस्था तो अलग चीज हो गई। का, तो कायथा, हाँ, मध्य प्रदेश में तो आमतौर पर कायथा बोलते हैं। चलो ठीक है, वो जो भी एक है। हम्म, हम्म, हम्म। आमतौर पर हाँ, बैठे, समझ गया। एक्चुअली क्या है, कई बार कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बनिज्म है, नगरीकरण है, अभी तक की जो समझ है हिस्टोरियंस की, स्कॉलर्स की, आर्कियोलॉजिस्ट की, कि काफी कुछ जो अर्ली हड़प्पन कल्चर्स हैं वो ज्यादा वेस्ट की तरफ है, क्योंकि खेती करने वाले ज्यादा एविडेंसेस शुरू में बलूचिस्तान वगैरह से मिले हैं। बलूचिस्तान, सिंध, आ, उन एरिया से ज्यादा खेती करने के एविडेंसेस हैं। और नगरीकरण भी ऑब्वियस सी बात है कि उनका ही, जैसे मेहरगढ़ हम लोग पढ़ते हैं, मेहरगढ़ अपने आप में अर्ली नियोलिथिक से लगभग लगभग मैच्योर या अर्ली हड़प्पन पीरियड तक के एविडेंसेस देता है। एक तरह से मल्टी कल्चर साइट है। तो ज्यादातर स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि चूंकि खेती करना वेस्ट से आया होगा, मे भी शायद नाइल नाइल रिवर वैली से आया रहा हो, तो ज्यादातर वो उन कल्चर्स को हम अर्ली हड़प्पन कल्चर्स रखते हैं। लेटर हड़प्पन में माना जाता है कि कहीं ना कहीं पूरा ईस्टवर्ड शिफ्ट, हड़प्पा कल्चर का एपी सेंटर जो है वो आगे चल के ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये भी चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं, ये भी कुछ अधिकांश में चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा कई बार कहता है कि भाई क्यों नहीं हम इसको ऐसा कुछ कि इससे ये हो गया, ऐसा क्यों नहीं मानते हैं। मतलब अभी तक का जो स्टैंडर्ड ओपिनियन है वो यही है कि भाई इससे ये हुआ, उसके बाद, क्योंकि इसके एविडेंसेस थोड़ा लेट है। जैसे ये जो मैं जोरवे की बात कर रहा था कि वहां पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं कॉपर के, उनको 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 हाँ, उनको डेट किया जाता है लगभग 1300 बीसी के आसपास, 1300-1400 बीसी के आसपास। तो कई बार इनकी डेट इन वालों की डेट की तुलना में थोड़ा बाद की है, इसीलिए इनको हम कई बार लेटर हड़प्पन कल्चर्स में रखते हैं, इनको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर्स में रखते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ समझ सकते हैं इसको। चले आगे बढ़े हम लोग। इसमें कोई प्रश्न? हम लोग को जो डिस्कस करना है, पढ़ना है डिटेल में, वो इसको पढ़ना है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। रीजनल रूरल कल्चर्स का मतलब है विलेज इकोनॉमी। रीजनल रूरल कल्चर्स, क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियां। शहर वाले तत्व तो हमने कल डिस्कस किए थे कि क्या क्या इनमें फीचर्स थे। तो ये भी क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियां हैं, ये भी सब पूरी तरह से विलेज इकोनॉमीज है। आज की जगह पर, आज वहां पर क्या है, उनके नाम पर नहीं है ये। आज वहां आसपास कोई गांव होगा, कोई कस्बा होगा, उसके नाम पर हम, उस जगह पे एक्सकेवेशंस हुई जहां पर, उसके नाम पे वो नाम रख देते हैं। ये नाम जो मैंने लिखे, ये उस समय के नाम नहीं है जब हड़प्पा रहा होगा या प्री हड़प्पा रहा होगा। ये आज जब एक्सकेवेशंस हुई हैं, उस एक्सकेवेशंस के आसपास जो भी गांव या जगहें हैं, उस एरिया को कुछ खास नाम से जाना जाता है, उसके नाम पर रख देते हैं इसको। तो इसको बेसिकली मैच्योर हड़प्पन पीरियड में हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाउन प्लानिंग। ये हम पढ़ रहे हैं यहां के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बार इसका मोटा मोटा विस्तार, टाउन प्लानिंग से पहले एक बार मैं इस हड़प्पा सभ्यता का जो
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी बताई जाती है? मांडा। कौन सी नदी पे स्थित है? चेनाब। चेनाब मतलब इंडस की अगर हम ईस्ट की तरफ से बात करें तो कौन से नंबर की ट्रिब्यूटरी? अगर हम अपनी तरफ से इंडिया की तरफ से बात करें तो चेनाब को किस नंबर की ट्रिब्यूटरी, किस ऑर्डर में, ऑर्डर वाइज अगर हम बात करें? सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, फोर्थ मोटे तौर पर अगर ब्यास गिनेंगे तो। चलिए खैर, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, हाँ अभी तक जो ज्यादा सोर्सेज में है, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी को हम लोग रखते हैं आलमगीरपुर। किस नदी पे है ये? हिंडन। हिंडन ट्रिब्यूटरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? हिंडन किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपको आमतौर पे देखते पढ़ते उसे एक कदम आगे तक पढ़ना है। तो हिंडन की यमुना की ट्रिब्यूटरी भाई, यमुना। सदर्न मोस्ट, हाँ कई बार कुछ बुक्स में आपको भक्तराव लिखा मिलेगा, मावलन लिखा रहेगा, मगर मुझे लग रहा है दैमाबाद, ज्यादातर सोर्सेज में दैमाबाद ज्यादा अप्रोप्रिएट। कौन सी नदी पर है? प्रवर नदी। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? प्रवर रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? प्रवर। गोदावरी भाई, गोदावरी। प्रवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। वेस्टर्न मोस्ट आमतौर पे सुतका को या सुतका जिंदौर। ये किस रिवर पे? एक डेजर्ट रिवर है दाश्क। दाश्क इज ए डेजर्ट रिवर, तो उस पर है ये। तो ये चार एक्सट्रीमिटीज हैं। अब मैदार बात है, इन चार एक्सट्रीमिटीज में से केवल ये वाली एक्सट्रीमिटी ऐसी है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी पे है, बाकी तो इंडस लेवल है ही नहीं तीनों रिवर्स का। इसीलिए आज के पाकिस्तान से बड़ा एरिया था इसका, और केवल इंडस रिवर वैली में उसी में सिमटी हुई नहीं थी सभ्यता ये। इसीलिए कई बार इसको हम ज्यादा अप्रोप्रिएटली हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है ना? एक्सट्रीमिटीज आइडिया है ही सबको। बढ़े आगे हम लोग। तो हम लोग इस अर्बन पीरियड के लिए पढ़ने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं इसमें टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। जैसे पहले बात कर रहे थे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग थी, वो एक तरह से उसको बोलते हैं ग्रिड आयरन पैटर्न। ग्रिड पैटर्न या ग्रिड आयरन पैटर्न या चेसबोर्ड पैटर्न, ऐसा टाइप जैसे चेसबोर्ड होता है ना, ग्रिड आयरन लोहे का एक जाल, खिड़की वगैरह में कई बार इस्तेमाल होता है ये। मेन रोड्स अगर ये थी तो ये सकरी वाली रोड्स, जैसे आजकल के शहर डिजाइन होते हैं मोटे तौर पर, जो लखनऊ का अलीगंज, इंदिरा नगर, गोमती नगर, एलडीए, ये सब चेसबोर्ड पैटर्न पे, ग्रिड आयरन पैटर्न पे डिजाइन होते हैं। मेन रोड्स, मकान ज्यादातर जो बने होते थे वो इन साइड वाली रोड्स पे खुलते थे। ठीक है? तो इनको बोलते हैं ग्रिड आयरन पैटर्न, चेसबोर्ड पैटर्न। तो टाउन प्लानिंग चेसबोर्ड पैटर्न थी। ड्रेनेज सिस्टम एक प्रॉपर तरह से कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। मैदारबाद जिस तरह की टाउन प्लानिंग थी, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, 6th सेंचुरी बीसी वाला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, या कई बार इसको हम प्रोटो हिस्ट्री कह रहे हैं तो उसको हिस्टोरिकल पीरियड का पहला अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। तो वो जो 6th सेंचुरी बीसी वाला अर्बनाइजेशन है, उसकी टाउन प्लानिंग इस लेवल वाले इस टाउन प्लानिंग से कहीं ज्यादा इंफीरियर थी। मतलब 2600 बीसी के स्थल, नगरीय स्थल 600 बीसी के नगरीय स्थलों से
ज्यादा सुपीरियर थे, ज्यादा उत्कृष्ट थे, इस लेवल की टाउन प्लानिंग। ऐसी टाउन प्लानिंग शायद दोबारा जो थर्ड अर्बनाइजेशन कई बार पढ़ते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड में, वो उसके साथ टक्कर ली जा सकती है। इस लेवल की टाउन प्लानिंग थी, अपने आप में कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की तुलना में काफी ज्यादा स्टैंडर्ड टाउन प्लानिंग मानी जाती है। तो टाउन प्लानिंग के बारे में ज्यादातर कुछ ऐसा नया कुछ नहीं बताने वाला है। आमतौर पर बर्न ब्रिक्स इस्तेमाल हो रही थी, पकी ईंटें इस्तेमाल हो रही थी, कुछ ऑर्नामेंटल ब्रिक्स इस्तेमाल होती थी, अलंकृत अलग तरह की ईंटें। सामान्य ईंटें जो होती थी वो उनका साइज क्या होता था, उसका रेशियो अगर बताया जाए तो क्या रहेगा, उनके मेजरमेंट्स का रेशियो? 4:1, 4:2:1, क्या 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 आज? अच्छा, आज जो ईंटें इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका रेशियो क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है जो आज ईंटें इस्तेमाल की जाती हैं? आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में जो हम लोग ईंटें इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका मेजरमेंट क्या होता है या उसका रेशियो क्या होता है? 9:4:2। आज वाली पहले बात कर रहा, पढ़ो नहीं। आज जो ईंटें इस्तेमाल होती हैं, ईंटा देखा है सबने? एक पढ़े लिखे इंसान को कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए कि ईंटा जिससे घर बनता है, हो सकता है बहुत लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने अपने घर बनाने के समय थोड़ा सीरियसली देखा रहा हो कि यहाँ घर बन रहा है, सब नक्शा वक्शा बनाने में रोल प्ले किया हो थोड़ा बहुत, मगर ईंटे का साइज को लेकर कभी कभी नहीं सोचा। जाइए, आज जो ईंटा होता है उसका साइज होता है, ये देखिए, 9 इंच, 4.5 इंच, ये 3 इंच। स्टैंडर्ड 4.5 है उसका, क्योंकि बाकायदा जब ऐसे बनाया जाए, एक बार बॉन्ड, एक मतलब ऐसे ईंटें रखी जाए, अगली बार ऐसे रखा जाए तो उसी फिट बैठ जाए। ये आज वाला ईंटा है, थोड़ा बहुत इसलिए कम रहता है कि वो मसाला वसाला टाइप उसमें आ जाए, या कई बार ईंटा का जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो उसको उसे भी कॉस्ट कटिंग कटौती टाइप हो जा रही है। स्टैंडर्ड साइज यही है, 9 इंच, 4.5 इंच, 3 इंच। हड़प्पा वाला ईंटा, उसका साइज क्या था? लगभग 28 सेंटीमीटर इस टू 14 सेंटीमीटर इस टू 7 सेंटीमीटर, लगभग मोटा मोटा 4:2:1। ये हड़प्पा का ईंटे का साइज था, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। आमतौर पर ज्यादातर स्थलों में हड़प्पा में एक तरह का एक वेस्टर्न हिस्सा होता था जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होता था, थोड़ा उठे हुए स्थल पे, उसको बोलते हैं दुर्ग या सिटाडेल। एक लोअर टाउन रहता था जो ज्यादा बड़े साइज का होता था, थोड़ा नीचे, इसको बोलते हैं निचला नगर, लोअर टाउन। इसमें रूलिंग क्लास, ऐसा माना जाता है सिटाडेल में रूलिंग क्लास रहता था, जो वहां पूरी व्यवस्था जैसी दिखती है, और इसमें जो अलग अलग क्राफ्ट्समैन, बहुत तरह के अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग, सामान्य लोग, वो लोअर टाउन में रहते थे। तो सामान्य हड़प्पा स्थल इस तरह से डिवाइडेड थे। कई बार दोनों के दोनों जो है फोर्टिफिकेशन, एक किलेबंदी वॉल से थे, कुछ में केवल सिटाडेल फोर्टिफाइड है, कहीं कहीं में इंटरनल डिवीजन इन दोनों में नहीं है, जैसे लोथल में अंदर का डिवीजन नहीं है, तो थोड़ा अलग अलग है, मगर मोटे तौर पर एक दुर्ग, एक निचला नगर। केवल एक ही एक्सेप्शन है जो 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित है। कौन सा साइट है वो? धोलावीरा। धोलावीरा में 2 के बजाय 3 पार्ट्स में डिवीजन है। वहां एक मिडिल टाउन भी है धोलावीरा में सिटाडेल और लोअर टाउन के बीच में एक
मिडिल टाउन भी है, मध्यनगर। तो मोटे तौर पर धोलावीरा इज द ओनली हड़प्पन साइट विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नॉर्मली 2 पार्ट्स होते हैं, वहां 3 पार्ट्स। धोलावीरा थोड़ा अलग से साइट है। एक तो ये है कि काफी बड़ी साइट्स में से एक है, टॉप 4 साइज वाइज टॉप 4 साइट्स में से एक गिनी जाती है कई बार। दूसरा, एक काफी लेट एक्सकेवेट हुई है, जैसे अभी एक्सकेवेशन उसका लगभग 92-93 के आसपास हुआ है। 30 साल पहले धोलावीरा का एक्सकेवेशन हुआ है। और धोलावीरा कुछ अलग तरह की यूनिक फीचर्स भी उसमें है। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 पार्ट्स डिवीजन, और धोलावीरा की क्या क्या विशेषताएं हैं? धोलावीरा की विशेषताएं, एक तो ये कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके अलावा और क्या विशेषता बताई जा सकती है? पढ़ा हो भाई, तो मतलब ये तो एकदम टिपिकल फैक्चुअल टाइप चीज पूछ रहे हैं हम। कोई विशेषता धोलावीरा की? हाँ, मतलब ड्रेनेज सिस्टम बजाय एक रिजर्वायर सिस्टम है, एक बड़ा जलाशय और जलाशय से पानी निकालने वाले चैनल्स। तो रिजर्वायर, एक जलाशय पाया गया है, रिजर्वायर और उससे निकाली हुई चैनल्स। उसके अलावा एक और विशेषता, एक स्टेडियम, एक ऐसा कुछ सोशल एक्टिविटीज वगैरह के लिए एक स्टेडियम पाया गया है। और इन दो के अलावा एक साइन पोस्ट पाया गया है, एक ऐसा इस तरह का एक लकड़ी में गुथा हुआ अंदर, 7 लेटर्स का है। ये एक साइन पोस्ट टाइप है, शायद जैसे रास्ते के लिए नहीं होता है कि मतलब निशादगंज, बाबूगंज टाइप, इस टाइप वाला। तो एक साइन पोस्ट ये भी किसी और हड़प्पा स्थल में नहीं पाया गया है। ये साइन पोस्ट अपने आप में यूनिक फीचर है धोलावीरा का। इसके सिंबल्स लगभग 37 से 27 सेंटीमीटर के आसपास हैं। काफी बड़े बड़े सिंबल्स इसमें हैं। ये साइन बोर्ड टाइप एक है। चूंकि इंस्क्रिप्शन अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए क्या लिखा है तो बड़ा ये तो पता नहीं किया था, मगर एक लकड़ी के इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जिप्सम से बने हुए, आमतौर पे उसकी स्क्रिप्ट, इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो उसमें बना हुआ है। तो एक तरह से धोलावीरा के 3 फीचर्स, एक तो 3 पार्ट्स में डिवीजन, उसके अलावा एक रिजर्वायर, आसपास की जो लोकल रिवर्स हैं उन लोकल रिवर्स को बांध करके जलाशय बनाया गया है। उस जलाशय से पानी की व्यवस्था, तो एक कह सकते हैं कई बार इसको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोल देते हैं, एक प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कई बार आजकल मैं देख रहा हूं कि इस सिस्टम को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो एक ये जल संचय प्रणाली, चूंकि वो वाटर स्केर्स एरिया रहा होगा उस समय भी, तो कैसे उस स्केर्स वाटर का जब पानी बरसे तो उसका कैसे ठीक से इस्तेमाल किया जाए, वो उसमें पाया गया है। उसके अलावा स्टेडियम है, एक साइन बोर्ड लिखे इसको, साइन पोस्ट के बजाय साइन बोर्ड टाइप। धोलावीरा इन मामलों में 3 पार्ट्स में डिवीजन है। एक रिजर्वायर या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एक स्टेडियम पाया गया है, उसके अलावा एक साइन बोर्ड। इन मामलों में अलग है। ये जो 2 आसपास की नदियां जिनसे पानी हार्वेस्ट किया गया है, मनहार और मनसार, ये 2 नदियां हैं, मनहार एंड मनसार। ये लोकल रिवर्स हैं, लोकल रिवर्स जिनके पानी को एक तरह से चैनलाइज, मतलब रोक करके ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। तो टाउन प्लानिंग पे हमारे ख्याल से बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन। चले आगे बढ़े क्योंकि चीजें बहुत कवर करनी है। तो हड़प्पा की पॉटरी के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? उसके मिट्टी के बर्तन, क्या ऐसा है? हम लोग अभी कल कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम रहेगा तो हमारे पास हम लोग एंशिएंट पीरियड की पॉटरी, अलग अलग पॉटरी कल्चर्स, कौन कौन सी पॉटरी, मिट्टी के बर्तन कौन कौन से इस्तेमाल हुए, क्योंकि वो टर्म्स बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बुक्स में और स्टैंडर्ड बुक्स में इस्तेमाल होते रहते हैं।
आमतौर पर एक टाइम लाइन ऐसे बनाएंगे हम लोग, उसमें सबसे पहले क्या क्या कल्चर है। एक ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी है, काले और लाल रंग के मृदभांड। उसके बाद ओसीपी है, ऑकर कलर्ड पॉटरी, गैरविक मृदभांड, गेरू के रंग के बर्तन। उसके बाद आर्यों ने जब सबसे पहले नए तरह के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू किए, उसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। और उसके बाद फिर 6th सेंचुरी बीसी में एक विशिष्ट डीलक्स पॉटरी, थोड़ा एलीट जो इस्तेमाल करता रहा होगा, सोसाइटी का अभिजात्य वर्ग जो इस्तेमाल करता रहा होगा, उस पॉटरी को बोलते हैं एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उसके बाद कुछ इंपोर्टेड पॉटरी भी उस दौरान आई, अर्ली क्रिश्चियन एरा में। अरेंटाइन वेयर उनको बोलते हैं, अरेंटाइन, इटली के अरेजियो नामक जगह बनाए जाते थे। उसके बाद ये जो कुषाण पीरियड में, गुप्ता पीरियड में पॉटरी है, उसको बोलते हैं रेड स्लिप्ड वेयर, चमकीले लाल मृदभांड। तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ओसीपी, ऑकर कलर्ड पॉटरी, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, एरेंटाइन वेयर, इंपोर्टेड वेयर जो थे, इंपोर्टेड पॉटरी थी वो। और उसके बाद आखिरी में हम कुषाण पीरियड से लेकर गुप्ता पीरियड तक की बात करें, रेड स्लिप्ड पॉटरी। इनकी थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग कल वाली क्लास में। हम अभी बात करना चाह रहे हैं कि हड़प्पा की जो पॉटरी थी उसको क्या कहते थे, उसको क्या कहते हैं। पॉटरी यूज्ड बाय द हड़प्पन्स, ऑब्वियसली कॉमन पॉटरी, सबसे ज्यादा आसान, जो सबसे ज्यादा हड़प्पन्स जो इस्तेमाल करते रहेंगे, क्या क्या बोलते हैं उसको, एनी आइडिया? नहीं सुना? हड़प्पा की पॉटरी के लिए आमतौर पर दो तरह के टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये पिंकिश पॉटरी विद ब्लैक मोटिव्स, मगर कई बार उसको एक और टर्म इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है ब्लैक ऑन रेड वेयर। अभी हमने जो बात की थी, कल जो डिस्कस करेंगे वो है ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर का मतलब है ये ऐसा बर्तन, इस पे इसको उल्टा करके जब पकाया गया घड़े जैसा, तो अंदर तो ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, वो ब्लैक हो गया, ऊपर लाल हो गया। तो ऊपर से लाल, अंदर से काला, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल रंग के ब्रह्मांड। वो कॉमन टाइप की पॉटरी थी, मतलब एकदम 2400-2500 बीसी से चालू होकर के अर्ली क्रिश्चियन एरा तक। इनफैक्ट आज जो बर्तन बनाए जाते हैं, आज अगर मिट्टी के बर्तन आप देखें, घड़ा वगैरह अगर आप खरीदने जाएं, तो अंदर से कई बार काला दिख रहा होता है, उसको कई बार गेरू वेरू से पोत के उसको कर देते हैं, अदरवाइज अंदर से काला है ऊपर से लाल है, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। हम ये हड़प्पा वाली पॉटरी को बोल रहे हैं ब्लैक ऑन रेड वेयर। इसका मतलब हुआ ये लाल रंग के बर्तन है, लाल रंग के बर्तन पर जो कलाकारी की गई है, ऊपर ये चित्रांकन किया गया है जो, वो काले रंग से है। ये काले रंग से किया गया है, इसको बोलते हैं ब्लैक ऑन रेड। मतलब मोटे तौर पर लाल या पिंक रंग के बर्तन हैं, उनको उनके ऊपर जो मोटिव्स बनाए गए हैं, इसको बोलते हैं मोटिव्स, चित्रांकन। ये चित्रांकन जो है वो बहुत तरह के एनिमल फिगर्स, बर्ड्स, कई बार ज्योमेट्रिकल फिगर्स, वो सब नेचुरल फिगर्स, सूरज चंद्रमा टाइप, इस तरह की चीजें बनाई जाती थी। ये काले रंग से है ये चित्रांकन, और बर्तन मोटे तौर पर लाल है या पिंक है, उस पर लाल रंग से उसको चमकाया गया है। तो पिंकिश पॉटरी विद ब्लैक रेड मोटिव्स। अगर हम बोले ब्लैक एंड रेड वेयर, तो रेड, ये ब्लैक जो है ये मोटिव्स है, चित्रांकन है, और बर्तन लाल रंग के। ठीक है ना, पॉटरी समझ में आ रहा है? काले रंग से मोटिव्स हैं, चित्रांकन है, पॉटरी लाल रंग की है। ब्लैक एंड रेड वेयर और ब्लैक ऑन रेड वेयर में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इसको कई बार कुछ सोर्सेस में ये भी बोलते हैं पिंकिश पॉटरी विद ब्राइट रेड स्लिप, पिंकिश पॉटरी विद ब्राइट रेड स्लिप। पिंक रंग के बर्तन है, उस पर लाल रंग से चमकाया गया उसको, ब्राइट स्लिप मतलब उसमें चमक जो है वो लाल रंग की है, उसके ऊपर विद मोटिव्स एंड ब्लैक कलर, चित्रांकन लाल काले रंग के हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े।
रेड स्लिप के लिए मानते हैं कई बार कि शायद सबसे कॉमनली इस्तेमाल रहा होगा, हाँ, गेरू, हेमेटाइट, गेरू इज हेमेटाइट, Fe3O4, गेरू समझते हैं हम लोग। गेरू मतलब जो पहले पहले तो काफी कुछ मल्टीपल यूज था उसका, गांव में दीवार लिपाई के लिए इस्तेमाल होता था, गोबर वगैरह के साथ फर्श, जो कच्ची कच्ची फर्शें होती थी उसमें वो उसके साथ पोता जाता था उसको, देखा है? मतलब हमको लग रहा है वो वाला इस्तेमाल आप में से कितने लोगों ने देखा है? गेरू का दीवार पोतने के लिए इस्तेमाल, और फर्श को मतलब अभी इतनी जनता ऐसी है जिसका गांव से सीधा वास्ता है थोड़ा थोड़ा। शहर में तो नहीं होगा ये संभव। हाँ हाँ, मतलब गोबर वगैरह का मेडिसिनल यूज अभी जल्दी डिस्कवर हुआ है, पहले तो गोबर पुताई उताई के लिए इस्तेमाल हो रहा था ज्यादातर, उसमें गेरू मिला देते थे। चलिए खैर, अब चूंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी तो ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट फीचर था, व्यापार। ट्रेड दो तरह का हो सकता है, एक रीजनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। क्षेत्रीय व्यापार तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी रोजमर्रा वाली चीजें हैं, खाना पीना, वो सब आसपास के क्षेत्रों से आता था। काफी बड़े एरिया में सिविलाइजेशन थी तो आसपास के एरिया से जो फूड ग्रेन्स हैं, बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आसपास वाले एरिया से आते थे। कुछ एक तरह से ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे जैसे कॉपर वगैरह तो है ही, मेटल वगैरह है, मगर ऑर्नामेंट्स के लिए बहुत तरह के प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, उसमें एक इंपॉर्टेंट सेमी प्रेशियस स्टोन है, इसको बोलते हैं लैपिस लजुली। सुना है इसका नाम? क्या मतलब होता है हिंदी में इसको? तो कई बार बोलते हैं वैदूर्य मणि। एक सेमी प्रेशियस स्टोन है वैदूर्य मणि या लाजवर्द मणि। किस एरिया से आता रहा होगा ये? हड़प्पा में किस एरिया से लैपिस लजुली आता था? अफगानिस्तान क्या, या एकदम नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, बदाख्शां एरिया था, बदाख्शां, नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान। उसके पास एक साइट है जहां काफी बड़ी मात्रा में ये मिला है, उस साइट का नाम है शॉर्तू घाई। शॉर्तू घाई बदाख्शां एरिया से आता था स्टोन। शॉर्तू घाई में काफी इसको स्टोर किया जाता होगा। शॉर्तू घाई से हड़प्पा के बाकी स्थलों में आता था। कई बार यहां आने के बाद उसको एक्सपोर्ट करते थे, तो एक तरह से हड़प्पा अपने आप में एक ट्रांजिट ट्रेड की तरह से लैपिस लजुली का ट्रांजिट ट्रेड कर रहा था वो। तो इस बड़े एरिया से, अलग अलग एरिया से प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, वो सब आते थे। एक्सटर्नल ट्रेड जो था ज्यादातर, ये मिटा दें, एक्सटर्नल ट्रेड बड़े स्तर पर अगर था तो वो था पर्शियन गल्फ वाले एरिया से, फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र से, और मेसोपोटामिया वाले एरिया से। उस समय कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया एक समकालीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया मतलब आज का कौन सा देश? मेसोपोटामिया मतलब आज का कौन सा देश? मेजो मतलब होता है इन बिटवीन, के मध्य। पोटमास मतलब रिवर्स, इन बिटवीन द रिवर्स, नदियों के बीच का क्षेत्र। कौन सी नदियों के बीच का क्षेत्र? दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, दजला और फरात। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। टिग्रिस यूफ्रेटस मतलब इराक भाई, इराक, आज का इराक देश। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां इराक में हैं। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ ही यही है,
दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो मेसोपोटामिया से व्यापार काफी बड़े स्तर पे हो रहा था। अच्छी बात यह कि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन उस समय थी, उसकी जो स्क्रिप्ट थी उसको डिसाइफर किया जा चुका है, उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली हम हड़प्पा की स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं, मगर चूंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की स्क्रिप्ट को, उस समय की लिपि को पढ़ा जा चुका है, इसलिए काफी कुछ उस ट्रेड के लिटरेरी एविडेंस भी हैं। वहां के राजा उस समय जो थे, उनके बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शंस, ऐसे एविडेंस हैं जहां पर हड़प्पा का उल्लेख, हड़प्पा के व्यापारियों का उल्लेख है। कई बार इस पूरे एरिया को या यहाँ के निवासियों को यहाँ की भाषा में मेलुहा शब्द इस्तेमाल करते थे। मेलुहा सुना है? मेलुहा अमीश त्रिपाठी की नॉवेल में सुना होगा आपने, कि अलग से सुना है? अमीश त्रिपाठी का इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, उसमें सुना है ऐसे मेलुहा? तो ये मेलुहा जो है हड़प्पा के लिए या हड़प्पा के निवासियों के लिए, कई बार पूर्व के लिए, इराक से पूर्व वाले स्थलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेलुहा, दिलमन, दो तीन अलग अलग साइट एरियाज मेंशन्ड हैं इनके अभिलेखों में। तो मेलुहा, ज्यादातर लोग स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पाई स्थलों के लिए या हड़प्पाई स्थल में रहने वाले निवासियों के लिए इस्तेमाल होता रहा होगा। तो एक तरह से दिलमुन, उसके अलावा मेलुहा के अलावा दिलमुन वगैरह मेंशन्ड, जिसको कई बार मकरन कोस्ट वगैरह के साथ एसोसिएट किया जाता है। कुछ ऐसे स्थल हैं मेसोपोटामिया में जहां पर हड़प्पाई सील्स, मुहरें मिली हैं। उन स्थलों में एक स्थल जो है केश, ये स्थलों के नाम है जहां निपुर, और लागोस, ये मेसोपोटामिया के वो स्थल हैं जहां पर हड़प्पा की मुहरें या हड़प्पा के दूसरे सामान वहां पाए गए हैं। आमतौर पर सील्स, हमारी जो सील्स, हड़प्पा की सील्स हैं, वो स्क्वायर शेप्ड सील्स हैं। जो मेसोपोटामिया के सील्स हैं वो सिलेंड्रिकल सील्स हैं। तो हमारी स्क्वायर शेप्ड सील्स उन एरियाज में पाई गई हैं, उनकी सील्स भी हमारे एरिया में पाई गई हैं, सिलेंड्रिकल सील्स। तो कई बार उस आधार पर माना जाता है कि ट्रेड भारत का, मतलब हड़प्पा के स्थलों का, मेसोपोटामिया से या पर्शियन गल्फ वगैरह से बड़े स्तर पर हो रहा था। जैसे ये साउथ तुर्कमेनिस्तान में कुछ स्थल हैं, वहां हड़प्पा संबंधित स्थल मिले हैं, मतलब सील्स मिली हैं। ठीक है, तो ट्रेड मेसोपोटामिया से और पर्शियन गल्फ वाले इलाके से बड़ी मात्रा में हो रहा था। ट्रेड में ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, जैसे मैंने पहले बताया शायद, कि एक्सटर्नल ट्रेड आमतौर पर उन चीजों में होता है जो समाज का विशिष्ट वर्ग, जो अभिजात्य वर्ग है, वो इस्तेमाल करता है। उन सब चीजों में रहा होगा बहुत, क्योंकि सामान नहीं मिला है, हो सकता पेरिशेबल आइटम ऐसे रहे हो जो नष्ट हो गए। ठीक है, क्या दिलमुन वगैरह भी ट्रेड होता था, यही मेंशन है। दिलमुन को कई बार बहरीन के साथ एसोसिएट करते हैं। मागन, आमतौर पे तीन साइट इस तरह के मेंशन है अक्सर, मेलुहा, दिलमुन, मागन। इस मेसोपोटामिया लिटरेचर में तीन स्थल मेंशन है, तीन जगह काफी फ्रीक्वेंटली मेंशन है। इसको हम हड़प्पा के साथ एसोसिएट करते हैं, इसको बहरीन वगैरह के साथ, इसको मकरान कोस्ट मतलब जहां पाकिस्तान ईरान बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास वाला जो अरेबियन सी का हिस्सा है, उसको हम मकरन कोस्ट बोलते हैं। मकरन कोस्ट। चलिए आगे, तो व्यापार के बारे में आगे बात कर रहे हैं हम लोग। सील्स के बारे में, मुहरें।
आर्ट एंड कल्चर में सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सील्स मतलब एक लगभग स्क्वायर शेप का ऐसा टाइप, इसमें आगे कई बार ऊपर स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट भी लिखी रहती है। तो ऐसी मुहर वो हड़प्पा में बहुत ज्यादा बड़े स्थल पाई गई हैं। सबसे ज्यादा सील्स जो बनी थी, किस किस चीज की बनी होती थी मोहरें? एक एक सॉफ्ट स्टोन है, इसको बोलते हैं सेटाइट, सेलखड़ी। एक तरह का सॉफ्ट स्टोन, सबसे ज्यादा मोहरें जो पाई गई हैं वो सेटाइट की बनी हुई पाई जाती है। आमतौर पर इनका साइज स्क्वायर शेप है, आमतौर पर साइज का 2.54 सेंटीमीटर के आसपास, 2.5 सेंटीमीटर ईच, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, लगभग मोटा मोटा सॉफ्ट स्टोन या सोप स्टोन। इसको कई बार सोप स्टोन, सॉफ्ट स्टोन ऐसा बोलते हैं। इससे टाइट, इसकी मोहरों के साथ साथ इसके बीड्स, मनके भी मिले हैं बहुत, मगर मोहरें सबसे ज्यादा इससे टाइट की पाई गई हैं और सामान्य तौर पर साइज उनका 2.54 सेंटीमीटर है। एक छोटा छोटा इंस्क्रिप्शन भी है हड़प्पा में। इंस्क्रिप्शन को जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो स्क्रिप्ट है उसको कई बार पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो हड़प्पा में मतलब एक तरह से एक खास सिलेबल, एक खास तरह का मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। जैसे चाइनीज जो मैंड्रिन लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट को भी कई बार पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो एक तरह के खास तरह का, ये जो आजकल आप इमोजी इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ना। उसका मतलब समझ नहीं आता हालांकि आसानी से, मगर वो 25-50 जो भी इमोजीज हैं वो भी अपने आप में एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। समझ रहे हैं? इमोजी समझते हैं लोग? तो उसी तरह का कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसमें इस्तेमाल हो रही थी। जैसे मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट को क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है शब्द। हमारी हड़प्पा वाली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। एक और टर्म पिक्टोग्राफिक के साथ साथ इस्तेमाल होता है, लोगो सिलेबिक, मतलब एक खास सिलेबल एक वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, लोगो सिलेबिक। इस तरह के वर्ड्स के लिए आपको हिंदी में भी कोशिश करना चाहिए अंग्रेजी वाला ही शब्द हिंदी में लिखा जाए। तो जैसे लोगो सिलेबिक लिखना है तो आपको बाकायदा ये सजेशन दी जाती है कि इसको बहुत हिंदी ढूंढने की कोशिश ना करिए, लोगो सिलेबिक। समझ रहे हैं? हिंदी वालों को समझना चाहिए कि ज्यादातर जो टिपिकल वर्ड्स हैं, थोड़ा टेक्निकल नेचर के वर्ड्स हैं, उसका एप्रोप्रिएट हिंदी शब्द ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है इस सेंस में कि कई बार एग्जामिनर को ही नहीं पता होता है उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसको आप इंग्लिश में ही देवनागरी लिपि में लिख दें। तो इस तरह के पिक्टोग्राफिक के लिए भी हिंदी शब्द जरूरत नहीं है, उसको आप पिक्टोग्राफिक ऐसे लिखिए। ठीक है ना? हिंदी में या अंग्रेजी शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करिए, उसको जबरदस्ती हिंदी करने की कोशिश ना करिए। एक सील के बारे में काफी कुछ अलग से बात की जाती है, उसको बोलते हैं बता दें, पशुपति सील। सुना है पशुपति सील के बारे में? क्या खास बात है उसमें? एक ऐसी सील है जिसमें एक शख्स जो है योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और यहां पे कुछ एनिमल्स, हाथ बना दिए हमने, कुछ जानवर यहां नीचे दिख रहे हैं
वो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति इस पशुपति सील में, उसको जो मोहनजोदड़ो की जिन्होंने एक्सकेवेशन की थी, जॉन मार्शल, ने उसको बोला है प्रोटो शिवा। इस योगी की मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति को जॉन मार्शल ने प्रोटो शिव, आद्य शिव, प्रोटो, जब किसी शब्द में प्रोटो लग जाए, प्रोटो का मतलब होता है जस्ट बिफोर, उसके थोड़ा सा पहले वाला, शिव के पहले वाला, तो एक तरह से प्रोटो शिव बोला है। अलग अलग तरह के जो नीचे जो एनिमल्स हैं उसमें मतलब कुछ दो एंटीलोप्स भी हैं यहां पे, हिरन, उसके अलावा बफेलो, राइनो, एलिफेंट, टाइगर, ये 4 जानवर यहां पे हैं। इनको क्या मेल गॉड क्या? हाँ, मतलब कई बार चूंकि इंस्क्रिप्शन को मतलब हम लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, तो एग्जैक्टली उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिलीजन वगैरह के बारे में बड़ा मुश्किल कहना, मगर इसको प्रोटोशिव बोला है। बहुत सी और ऐसी आकृतियां हैं जिनको कई बार कहा गया कि लिंग पूजा भी उस समय होती थी। ये सब हम लोग कयास के बेस पे कह सकते हैं। ये जरूर है कि आगे हम लोग जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा कि ये शिव एक तरह से प्री वैदिक गॉड है, क्योंकि शिव के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में अगर उल्लेख है कहीं पे तो अथर्ववेद में। अगर वेदों की बात की जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में शिव का उल्लेख कम है, और काफी हद तक शुरू में ये तीनों वेद आर्यंस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। इसीलिए वेद त्रयी एक टर्म इस्तेमाल होता है, वेद त्रयी, थ्री वेदास मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को यहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, आर्यों के आने से पहले जो यहाँ रह रहे थे लोग, उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। उनके मैजिक, चार्म्स, उनके और कल्चरल प्रोसेसेस, उन सब के बारे में अथर्ववेद में मेंशन है। अथर्ववेद में ही पहली बार शिव के 8 अलग अलग रूप बताए गए हैं। 4 रूप वो हैं जो बेनेवलेंट हैं, कल्याणकारी रूप हैं, ये पशुपति, महादेव, ईशान, इस टाइप के, और 4 वो हैं जो मेलेवलेंट हैं, थोड़ा विध्वंसकारी हैं, सर्व, उग्र, ईशनी, इस टाइप के। तो ये एक तरह से अथर्ववेद में चूंकि शिव के बारे में ज्यादा डिटेल बताया गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि ज्यादा संभावना है कि शिव एक प्री वैदिक गॉड है। इसको लेकर के लगभग आम सहमति है कि शिव को प्री वैदिक गॉड माना जाता है, और ये राम विष्णु वाला मामला वो बाद का है। एक चीज और भी देख सकते हैं, साउथ इंडिया में ज्यादातर जो गॉड्स हैं वो शिव के वर्जन्स हैं। जैसे आप साउथ इंडिया में सुब्रमण्यम नाम सुना आपने? सुब्रमण्या, मुरुगन, कार्तिकेय, ये सब शिव के बेटे का नाम है। एक तो शिव अकेले ऐसे भगवान हैं जिनका परिवार चलता है इसमें, मतलब आमतौर पर अपने लड़के को धर्म में अच्छे लेवल पे स्टैब्लिश करने वाला और कोई नहीं कर पाया। शिव ने स्टैब्लिश किया। उनके गणेश भी स्टैब्लिश है ठीक ठाक। उनका जो स्कंद कुमार कार्तिकेय वगैरह जो हैं वो एक तरह से शिव के दूसरे पुत्र हैं, जो जिनको कार्तिकेय बोलते हैं। कार्तिकेय को ही साउथ इंडिया में सुब्रमण्या या मुरुगन बोला जाता है। तो साउथ इंडिया में शैविज्म, शिव ज्यादा पॉपुलर है। नॉर्थ इंडिया में वैष्णविज्म ज्यादा है। साउथ इंडिया के ज्यादातर मंदिर आपको शिव के मंदिर मिलेंगे। चोलास ने जो बहुत तरह के मंदिर बनवाए वो ज्यादातर शिव वाले मंदिर। मोटे तौर पर अगर आप देखें आगे चल के जो हम लोग सेंट्स की बात करते हैं तो शैव सेंट्स का जो ट्रेडिशनल नंबर बताया जाता है, नयनार जिसको बोलते हैं, नयनार, अलवर या दियार जो है उनके ट्रेडिशनल नंबर 12 है, 12, और नयनार जो है वो ट्रेडिशनल नंबर उनका 63 है, 63 नयनार शैव सेंट्स, जबकि वैष्णव सेंट्स 12 है। इसका मतलब साउथ इंडिया में शिव ज्यादा पॉपुलर हैं, ज्यादा पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं। और ये भी फैक्ट है कि इंडिया में एंटर करने वाला जो मामला है वो ये भी माना था कि आर्यंस के एंटर करने से पहले लगभग 500, 1000, 1500, 2000 साल पहले ड्रेविडियंस, जो आज के ड्रेविडियंस हैं वो एंटर किए। जो ड्रेविडियन लैंग्वेजेस में और काफी कुछ ब्रहुई हिल्स, बलूचिस्तान के आसपास ये नल कुली कल्चर के एरिया में एक ब्रहुई हिल्स है। वो ब्रहुई की पहाड़ियों की लिपि में, मतलब उसकी भाषा में और साउथ इंडियन भाषाओं में काफी समानता है। कई बार जैसे आर्य को हम मानते हैं जो
जहां यूरोप और एशिया मिलते हैं, जो यूरल माउंटेन के आसपास वाला एरिया, वहां से आए हुए माना जाता है। द्रविडियंस के लिए माना जाता है कई बार मेडिटेरियन सी के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास वाले एरिया से ये लोग आए हैं। तो आने में एक तरह से हड़प्पा वाला इलाका, बहुत से स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता काफी कुछ द्रविडियंस के द्वारा स्टैब्लिश की थी। एक आई महादेवन है, वो लंबे समय से हड़प्पा की लिपि को पढ़ने वाला काम कर रहे हैं, और उस लिपि को पढ़ करके वो काफी कुछ ये लगभग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि हड़प्पाई लिपि पूरी तरह से द्रविडियन लिपि है। द्रविड़ भाषा की जो लिपियां हैं, भाषाएं, उससे उससे मेल खाती है। तो इस तरह से हम कई बार उस साउथ इंडिया को, मतलब ये जो जो ये लिपि वाला इशू है, उसको हम लोग इस तरह से, ठीक है फिर टाइम हो गया आज, हम लोग कल मिलते हैं। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट हाँ छुरी छुरी